बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कैपिटल व्यू में खुशामदीद कहूँगी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़। मैं हूँ आलिया कैसर और आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम बड़े अहम कुछ मामलात हैं पाकिस्तान के जिन पर बात करेंगे। एक तो इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो हम सभी जानते हैं कि टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठी हुई बड़ी तादाद है लोगों की जो कि ना सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स, उनमें दिलचस्पी लेती है, बल्कि इसी तरीके से यही प्रोग्राम्स हमारे आज हथेली पर हैं, यानी फ़ोन्स के ज़रिए से हम इन प्रोग्राम्स में दिलचस्पी लेते हैं। इनमें एक बड़ी तादाद है जो कि हमारे हाल ही में बनने वाले ड्रामों की है। इन ड्रामों में दिखाए जाने वाले मवाद पर कई बार एतराज़ात भी बुलंद किए जाते हैं और कई बार ये भी कहा जाता है कि ये मवाद आम जो जनरेशन है या आम इंसान है या आम फैमिली है उसकी नॉर्म से बहुत दूर है, उसकी आम जो कल्चर है उससे बहुत दूर है, तहजीब और तमद्दुन दोनों से दूर दिखाई देता है। कुछ अगर हम मखसूस ड्रामों का तज़किरा करते चलें तो दिखाया जाने वाला जो मुख्तलिफ टेलीविज़न पर मवाद है उसके हवाले से पैमरा का एक नोटिफिकेशन सामने आया और बड़ी वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तो आज उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पाबंदी होगी, कितना इनका इम्पैक्ट है और ख़ास तौर पर ये जो नोटिफिकेशन है इसकी अपनी कितनी अहमियत है, कानूनी सतह पर इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें सोशल मीडिया की, इंटरनेट यूज़र्स की, मोबाइल्स के हवाले से बात करें तो एक बड़ी तादाद है। जब मोबाइल्स के इस्तेमाल की बात करते हैं तो अमूमी तौर पर जहन में नौजवानों की एक बड़ी तादाद आती है और ऑब्वियसली एक बड़ी तादाद है जो कि इस्तेमाल करिए। अगर हम इंटरनेट यूज़र्स की बात करें तो जनवरी 2021 तक जो हमारे सामने डाटा सामने आता है वो 61.34 मिलियन लोग हैं जो कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया यूज़र्स की तादाद 46 मिलियन से ज़ायद देखी गई है जनवरी 2021 तक। अब इसको भी करीबन एक बरस होने ही वाला है ये जो एदाद हमारे सामने है। और इसमें जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं सिर्फ उनकी बात करते चलें 2020 से 2021 जनवरी तक तो 9 मिलियन का उसमें इजाफा देखा गया, जिसमें अब मज़ीद इजाफा हो चुका है। इसी तरीके से जो मोबाइल फ़ोन जो यूज़र्स हैं वो 173.2 से ज़्यादा देखे गए हैं पाकिस्तान के अंदर हम बात करें। तो यूँ ओवरऑल अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हर लम्हा पर बात करें तो ज़ाहिर है कि मोबाइल यूज़र्स, सोशल मीडिया यूज़र्स, इंटरनेट यूज़र्स की तादाद में रोज़मर्रा इजाफा हो रहा है। लेकिन वो इस गैजेट का, इस मोबाइल का, इस डिवाइस का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उनको कितना फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकती हैं, इस पर कितनी पाबंदी होनी चाहिए या इसको किस तरीके से जायज़े में रखा जा सकता है, उस पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और ऑब्वियसली आज के प्रोग्राम में हम एक इंतहाई अहम मौजू पर भी बात करेंगे। और जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं तो इसमें कोई शुबा नहीं कि ख़त्म नबूवत पर सबका ईमान है और इसी तरीके से हज़रत मोहम्मद नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम मुकम्मल ईमान भी रखते हैं, यकीन भी रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद हालिया इस वक्त जो इशू पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और हुकूमत वक्त उसको हल करने की कोशिश करिए ताकि आम इंसान की मुश्किलात में इजाफा ना हो, उस पर आज के इस प्रोग्राम में भी बातचीत का एक सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अहमद पंसोदा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और हिना आयरा साहब हमारे साथ हैं, मुल्क के बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर हैं, मुआशी अमूर पर भी एक गहरी निगाह रखती हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आगाज़ बैरिस्टर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने बात की पैमरा के हवाले से, एक बड़ा इन्फ्लुएंस है ड्रामों का और मुख्तलिफ जो हमारे इंटरटेनमेंट चैनल हैं उनका हमारी ज़िंदगियों पर। हाल ही में पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके ज़रिए से कुछ मखसूस किस्म के सीन्स हैं और उसके साथ साथ कुछ मवाद जिस पर पाबंदी आयद की गई। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। क्या कानूनी तौर पर पैमरा ये नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और मवाद को रिस्ट्रिक्ट किया जाना दुरुस्त है आपकी निगाह में? बिल्कुल जी, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसको ये मोरालिटी रेगुलेशन जो है हमारे मुआशरे में और मुल्क में, ये बेसिकली उसकी किसी हद तक एक अक्कासी है। मोरालिटी हमारी इंफरादी सतह पर भी रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। हर शख्स दूसरे के ऊपर मोरालिटी को रेगुलेट करना चाहता है, इन्फोर्स करना चाहता है, उसके रिलीजियस प्रिंसिपल्स को बताना चाहता है कि मेरी रिलीजन या मेरी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस ये हैं लेकिन तुम्हारी ये हैं, मैंने सच बोलना या नहीं बोलना लेकिन तुमने झूठ नहीं बोलना, इस किस्म की बातें वहां से स्टेम करती हैं। और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिस इदारे के साथ किसी ना किसी तरह मैं भी चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स हूँ, लेकिन यहाँ पर एक एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एक वकील की हैसियत से मैं इसकी तरफ देखूंगा। देखिए, इस नोटिफिकेशन में दो बेसिक मेरे नजदीक फ्लॉज हैं। पहली तो बात यह कि क्या ये कानूनी तौर पर इशू हुआ है कि नहीं हुआ, जो कि उसका कानूनी एंगल है। और दूसरी बात यह कि क्या ऐसा नोटिफिकेशन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को इशू करना भी चाहिए कि नहीं। सेक्शन 27 के तहत वो बिल्कुल डायरेक्टिव्स इशू कर सकते हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन में किसी जगह पर भी अथॉरिटी की परमिशन या अथॉरिटी की वो जो सैंक्शन है वो उसका जिक्र या तज़किरा नहीं किया गया। तो ये कानूनी लिहाज से तो मेरे
नजदीक इस प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा जो इसका सोशल एंगल है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे देखने वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए जब सोसाइटी में सरकारी इदारे मोरालिटी को रेगुलेट करना शुरू करेंगे तो मोरालिटी की डेफिनेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कंट्री टू कंट्री। पाकिस्तान में नो डाउट हमारा आइन काफी है कि वो इस मोरालिटी को रेगुलेट करे और फर्दर उसको अदालतें जो इंटरप्रेट करें। जब पेमरा एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये कहता है कि हग्स एंड किसेस एंड कैरेसिंग, पहली तो बात बुनियादी तौर पर यह है कि कैरेसिंग वर्ड ही एक बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन कॉन्टेक्स्ट में है, और मैं आपको अश्योर करा सकता हूं कि हमारे कोई भी ड्रामाज और इन सब में इस किस्म की चीजें नहीं इस्तेमाल होती। स्टोरी लाइंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, बट क्या हमारी सोसाइटी में ये इश्यूज नहीं है जिनको इस ड्रामाज एड्रेस कर रहे हैं? क्या हमारी सोसाइटी में इलोपिंग, एक जो खवातीन के रिलेटेड मामलात हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, और उसके साथ साथ गलत इश्यूज को भी टेकअप किया जाता है, लेकिन बैरिस्टर साहब यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा कि ये सोसाइटी से जुड़ी हुई बातें हैं। पहले ये कहा जाता था कि अमूमी तौर पर इस तरह के सीन के जिसमें बहुत करीब बैठकर भी बात हो रही है या बेडरूम के सीन्स हैं या इस तरह की चीज़ों को जब इंक्लूड किया जाता था तो बड़ा एहतियात के साथ कैमरा एंगल्स को यूज़ किया जाता था। अब उस तरह की एहतियात नहीं बरती जा रही, जो कई फैमिलीज का भी ये मानना है कि शायद दुरुस्त ना हो, क्योंकि फैमिलीज के साथ ड्रामा देखना मुश्किल हो जाता है। पैमरा ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तो उस तरह उसको आप किस तरीके से देखेंगे? फिर पहली तो बात यह है जी कि कैमरा एंगल से खवातीन का और मर्दों का इकट्ठे बैठने से, या ये जो जिस किस्म के नोटिफिकेशन में बातें की हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या एक भी ड्रामा पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस पर बन रहा है जो खवातीन को डेली बेसिस पर मार पड़ रही है? जवाब है नहीं। क्या सेक्सुअल हरासमेंट जैसे इशू पर ड्रामास बन रहे हैं? जवाब है नहीं। आप कोई भी खवातीन से रिलेटेड इशू जो कि इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, जहां पर खवातीन पिस रही हैं और खवातीन को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर ड्रामास नहीं बनते। लेकिन हमारे रेगुलेटर को एतराज किस चीज पर है कि कौन नजदीक बैठा है, दूर बैठा है। देखें, मैं बिल्कुल सही कहता हूं, हमारे यहाँ पेरेंटल गाइडेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक ड्रामा जो 18 से अबव की ऑडियंस के लिए है, वो 18 से अबव ऑडियंस देखे। हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम बड़ा ये है कि 1 साल से लेके 50 साल तक के बच्चे सब तमाम बैठ के एक टीवी को इकट्ठा देख रहे हैं। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। वहां पर पेरेंटल गाइडेंस रेगुलेशंस का कॉन्सेप्ट है। ड्रामाज में अगर आप रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना शुरू करेंगे, कौन कहां बैठेगा, किसने किसको कहां हाथ रखना है, कौन किस तरह मोहब्बत से बात करेगा, तो इवेंचुअली ये अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस होंगी। हमारा कानून आर्टिकल 19 जो है बड़ा क्लियरली कहता है कि सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, हर आदमी को, हर इदारे को वो अपना एक्सप्रेस करने का अंदाज है। अब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं? वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिस तरह के ये भी अदालत में चैलेंज हो चुका है नोटिफिकेशन, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन साहब इसको ऑलरेडी उनके सामने ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, और उसमें वो एग्जैक्टली ये देख रहे हैं कि इनडिसेंसी क्या है, इमोरलिटी क्या है, और जो इमोरल बिहेवियर है इसकी कॉनोटेशंस क्या हैं। और मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप तमाम चारों सूबों में फिर के देखें तो एक सूबे में जो चीज मॉरल है वो दूसरे में इमोरल है। तो इस तरह अगर आपने पाकिस्तान के लेवल पर मोरालिटी को डिफाइन करना शुरू किया तो इट विल बी प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, कुछ हमारे कन्फाइंस हैं जिसके अंदर हमने रहना है। हम इस्लाम के खिलाफ, हम अपने बेसिक इक़्तिदार के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ अगर कोई चीज दिखाना शुरू है, बिल्कुल उसको चेक करें, बट विद इन एक क्या कहते हैं एक्सप्रेशन। अगर कोई आप बताना शुरू हो जाए कि जी मोहब्बत को कैसे एक्सप्रेस करना है, आप बताना शुरू हो जाए जी कि फलां चीज को कैसे एक्सप्रेस करना है, तो आई थिंक दैट वुड बी एन अनड्यू रेगुलेशन जिसकी कानून में शायद इजाजत ना हो। और ये मुझे लगता है कि ये नोटिफिकेशन शायद स्ट्राइक डाउन हो जाए फॉर 2 रीजन। एक तो कानूनी तौर पर ये सही तरह इशू नहीं हुआ, और दूसरा इसमें सोशल एंगल जो है वो बुनियादी तौर पर सही तरह कवर्ड नहीं। ठीक, हिना आप क्या कहना चाहेंगे? पैमरा की तरफ से जो नोटिफिकेशन सामने आया और उसमें मखसूस किस्म के मवाद पर पाबंदी आयद की गई है। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इकदाम है, देर से ही सही, लेकिन पैमरा को इस चीज़ पे नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ड्रामा है क्या, और फिल्म और ड्रामा में फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारे राइटर्स, जो राइटर्स ड्रामा लिख रहे हैं वही राइटर्स फिल्म लिख रहे हैं, तो वो फ़र्क, जो स्क्रिप्ट का फ़र्क होता है वो बहुत कम रह जाता है। उसके बाद एक्टर्स की अगर बात की जाए तो जो एक्टर्स ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वही एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसमें उनको भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रहता कि ड्रामा जो कि फैमिली के साथ बैठ के देखा जाता है, ड्रामा जो है वो
व्यूअर की चॉइस नहीं होती, हर घर में, जैसे आपने भी बोला अब तो मोबाइल फ़ोन पे भी आप ड्रामा देख सकते हैं, तो आपके हर घर के टीवी लाउंज में जो चीज़ टेलीकास्ट की जा रही है, पहुंचाई जा रही है मीडिया के थ्रू, उस पे चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और वो सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए वो चीज़ बननी चाहिए। और बिल्कुल पैमरा अथॉरिटी बनाई ही इसलिए गई है कि वो स्क्रिप्ट को देखे, वो जो भी चीज़ ऑन एयर जा रही है उसको देखे। हम एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, पाकिस्तान में कुछ साल पहले तुर्की के ड्रामाज इन हुए और किस तरह से उन्होंने अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई किया, उसमें भी अफेक्शन दिखाई जाती है, उसमें भी मोहब्बत की दास्तानें दिखाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, अपनी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जाता है, अपने हीरोज़ को, ना सिर्फ वो तुर्की में, दुनिया भर में वो ड्रामाज इतने ज़्यादा देखे गए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कंटेंट ऐसा बन रहा है जो कि व्यूअर्स देख तो रहे हैं लेकिन उसको देखना नहीं चाहते उस तरह से, स्पेशली अगर आप फैमिली एनवायरनमेंट में बैठ के देखने की बात करें। कुछ बैन अल-अक़वामी ड्रामाज ने पाकिस्तान में मिलियंस एंड बिलियंस क्रॉस किए व्यूज़ की अगर हम बात करें, ना सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में, ना सिर्फ हमारे टीवी के ज़रिए बल्कि ऑनलाइन जो मीडियम्स हैं उनके ज़रिए भी। तो यहाँ पे पैमरा के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे कि पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है, कौन सा कंटेंट है, और हमारी सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम बहुत सारी चीज़ें ओपनली अपने टीवी पे दिखा रहे हों जिसमें फ्रेजाइल माइंड्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। फिर हमारे जो घर का एक यूनिट है उसमें तालीम और तरबियत जिस तरह से दी जाती है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही ड्रामे बनाने चाहिए। और राइटर्स, मुझे लगता है कि कुछ राइटर्स बहुत नए हैं और उनकी तरबियत उस तरह से नहीं होती है कि उन्होंने क्या चीज़ ड्रामा के लिए लिखनी है, वो सेम चीज़ें लिखी जा रही होती हैं। तो इसको बहुत थॉरली पैमरा को देखना चाहिए और अपने जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी ठीक है। बैरिस्टर साहब, आप इसमें शायद कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल आयरा बीबी की बात दुरुस्त है। पूरी दुनिया में जहां पर तरक्की हुई है, जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेवलप हुआ है, वहां पर कभी ये नहीं बताया जा सकता कि आप क्या लिखें। ये तो जरूर बताया जा सकता है कि जो आपने लिखा है उसमें कोई कानून के खिलाफ है या नहीं है। अब अगर इस नोटिफिकेशन जो कि 21 अक्टूबर का है, हम इसकी तरफ ही देख लें कि इसमें वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं ऑब्जेक्शनेबल ड्रामाज, अच्छा जी, इनडिसेंट ड्रेसिंग, ड्रेसिंग, बेड सीन्स, जेस्चर्स, सेंसिटिव कंट्रोवर्शियल प्लॉट्स। मुझे एक आप बात बताएं, अगर हम 3 लोग भी आपस में डिस्कशन शुरू करें तो हमें ये नहीं पता कि इंडिसेंट ड्रेसिंग क्या है, हमें ये नहीं पता कि ऑब्जेक्शनेबल ड्रामास क्या हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल फॉर यू आलिया और मे बी आयरा इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल फॉर मी, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल फॉर मी मे नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल फॉर यू। यही वो बुनियादी आई थिंक नुक्ता है जिसके ऊपर इस नोटिफिकेशन को देखने की जरूरत है। फिर अगर इस नोटिफिकेशन के पैराग्राफ 2 में आप जाएं तो हग्स, क्रेस सीन्स, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, क्या पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के ऊपर अदालतों में केसेस नहीं जाते? क्या रेप केसेस अदालतों में नहीं जाते? क्या पाकिस्तान में हमारे वो केसेस अदालतों में नहीं जाते डोमेस्टिक वायलेंस के? क्या पाकिस्तान के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट के नहीं जाते? अगर ये पाकिस्तान में चीज हो रही है तो इसको दिखा के गलत एंगल से इसको क्रिटिसाइज करने में क्या बुराई है? दूसरा, इसके आपने एंड में लिख दिया है नोटिफिकेशन के, ग्लैमराइज्ड इन अटर डिसरिगार्ड ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। अब जब आप इस्लामिक टीचिंग्स की बात करते हैं या कल्चर ऑफ पाकिस्तान की सोसाइटी बात करते हैं, मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, इस्लामिक टीचिंग्स तो बहुत इजी है डिटरमिन करना, वो तो हम बिल्कुल, इट इज वेरी क्लियरली कोडेड इन द होली कुरान। लेकिन इस्लाम, पाकिस्तान का कल्चर क्या है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, सिंध में और कल्चर है, बलूचिस्तान में और कल्चर है, पंजाब में और है, केपी में और कल्चर है। केपी का एक कंप्लीटली ट्राइबल कल्चर है। अच्छा, लेकिन बैरिस्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स पर बात करें या अखलाकियात का एक मुतवाज़न जो एक डेफिनेशन है उसके अंदर हम जब ले जाते हैं तो वो सबके लिए एक सी है, सब घरों में एक सी है, माशरे के अंदर भी एक सी देखी जाती है कि कुछ मखसूस तरीके से हम देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ें अलाउ नहीं हैं, जिसमें कई ऐसी चीज़ें जो आजकल के ड्रामास में शामिल की गई हैं। तो आप क्या समझते हैं? एक बात ये दुरुस्त भी है कि हम अपने मसाइल को अंडर द कारपेट नहीं कर सकते, लेकिन क्या उनको दिखाने का एक बेहतर तरीका नहीं हो सकता? वो मसाइल जो पाए जाते हैं उनको हम गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए भी तो दिखा सकते हैं जिससे सोसाइटी पर एक बुरा इम्पैक्ट ना आए। मैं समझता हूं जी कि मसाइल को उजागर करने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल होता है उस पर बिल्कुल बहस हो सकती है। उससे कहा जा सकता है कि अगर तो ये चीजें एंटरटेनमेंट के लिए दिखाई जा रही है फिर तो समझ आती है, बट अगर कोई इंटरमेट या कोई इस टाइप की चीजें किसी एक इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करने के लिए दिखाई जा रही है तो देन वी शुड नॉट बैन दैट। पैमरा एज अ रेगुलेटर, इसका रोल ये है कि मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। देखें अहमद, इस तरह की चीजें
میں پہلے بھی بات کری ہوں ہمارے سوشل فیبرک کی, وہ چیزیں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے دکھا سکتے ہیں, لیکن ہر دوسرا ڈرامہ ایک ہی سبجیکٹ پہ بننا, اور وہ سبجیکٹ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے بھی نہیں ایٹ لارج اگر دیکھا جائے. اویئرنیس کے لیے ایک دو ڈراماز بنا ٹھیک ہے, بٹ پیمرا کا اس پہ میرا خیال ہے احمد کے چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ تو میں چیک اینڈ بیلنس کے خلاف نہیں ہوں. آپ پیمرا کے سابقہ نوٹیفیکیشنز اٹھا کے دیکھیں, جگہ جگہ ایسی چیزوں کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جن کی ضرورت نہیں. پیمرا کا مجھے ایک نوٹیفیکیشن دکھا دیں آن ریکارڈ جہاں پر لکھا ہو کہ ڈراماز میں ڈومیسٹک وائلنس نہیں دکھانا. آپ ایک نوٹیفیکیشن پیمرا کا دکھا دیں جو میں بار بار جن کا ذکر کر رہا ہوں کہ اگر یہ معاملات ہوں تو نہیں دکھانا. ہم لے دے کہ پیمرا کے نوٹیفیکیشن انہی چیزوں پر آتے ہیں جو کہ ہماری سرٹن ویسٹڈ کلاس کو پلیز کرنے کے لیے ہوتے ہیں. میں بالکل خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈراماز میں بے حیائی فحاشی دکھائیں, بٹ بے حیائی فحاشی کو وہ کون کرے گا ڈیفائن؟ 1952 میں سعادت حسن منٹو کا کیس ہے, پاکستان کے کیا دنیا کے اندر ہی از ون آف دا لیڈنگ رائٹرز, ٹھنڈا گوشت, یہ سارے ان کے ڈراماز اس ٹائم پر کوئی پڑھتا نہیں تھا. آج تمام منٹو کہتے ہیں اور ان کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا. ان کا بھی 1955 یا 52 کا ایک کیس ہے جو کہ بڑی زبردست سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. آگے آئے پھر ڈاکٹر شاہد مسعود کا کیس ہے, پھر حامد میر کا کیس ہے. ان تمام کے اندر کنفائنز آف ڈیسنسی اینڈ انڈیسنسی ڈیسائیڈڈ ہے, اور عدالتوں کو وہ اجازت ہونی چاہیے. اگر ہم ریگولیٹر کو اجازت دیں گے تو ان کے لیے بڑا کنوینئنٹ ہے کسی بھی ڈرامہ کو آرام سے ٹرن ڈاؤن کرنا. اچھا بیرسٹر صاحب, اسی کو اس میں اسی آؤٹ لائن کے گرد اگر ہم بات کرتے چلیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینٹ پر تو بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ایک پراپر طریقہ ہی نا ہمیں تلاش کرنا ہوگا. جیسے بیرسٹر صاحب نے انیشلی بھی بات کی کہ ہم بیرون ملک بات کرتے چلیں یا ویسٹرن کنٹریز کی بات کرتے چلیں تو ٹائم جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے, اور بچوں کے ٹائمنگ ایک الگ ٹائمنگ ہوتی ہے, بڑوں کی پروگرامز کی ٹائمنگ ایک الگ ہوتی ہے. تو کیا پیمرا کو اس طرح کے اقدامات لینے چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر جو حالیہ نوٹیفیکیشن ہے وہ ایک درست قدم ہے, اور اس سے آگے ہمیں پھر مزید جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ باقی چیزوں پر بھی دیکھنا چاہیے, اس کے حوالے سے بھی پیمرا کو دیکھیں بیس لائن تو اس میں بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں اپنے سوشل نارمز کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ڈراماز پروڈیوس کرنے چاہیے. اب کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو پیمرا کو خود اس پہ ایک کمپلیٹ میکنزم دینا چاہیے, ان کو گراس روٹ لیول سے اس چیز کو جو ہے ختم کرنا چاہیے, اگر آپ یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اس پہ کمیٹی ہونی چاہیے, فارمل کمیٹی ہونی چاہیے, بیکاز آپ کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے, آپ کے ڈراماز, آپ کے فلم جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں دیکھی جا رہی, اس سے آپ کا امیج پورٹری ہو رہا ہے باہر. تو آپ اس چیز کو شروع سے اگر کنٹرول میں رکھیں, کنٹرول ان اے وے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو بھی ڈرامہ دکھانے جا رہے ہیں, فلم میں تو دیکھیں چوائس ہوتی ہے, آپ کی مرضی ہوتی ہے, آپ جا کے وہ فلم دیکھنا چاہیں, سنیما میں ٹکٹ خریدیں, دیکھیں یا نہیں. لیکن ڈرامہ میں اس طرح سے بہت زیادہ چوائس نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کے ٹی وی پہ آپ کے ہر گھر میں آ رہا ہوتا ہے, نہ صرف یہاں پہ بلکہ باہر بھی, جہاں پہ جس چینل پہ وہ آن ایئر جا رہا ہے. لیکن پیمرا کو اس پہ ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے جو سب سے پہلے یہ یقینی بنائے کہ جو بھی کنٹینٹ پروڈیوس کیا جا رہا ہے وہ ہمارے نارمز, ٹریڈیشنز اور ان سے الائن کر رہا ہو. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے رائٹرز ہیں ان کا ایک پراپر ان پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کون سا رائٹر ہے وہ کیپیبل ہے بھی یا نہیں. اور پھر آپ پوری دنیا میں, جیسے ابھی احمد بھی بات کر رہے تھے, ٹی وی انڈسٹری, فیچر فلم, ڈراماز, ان کے باقاعدہ کورسز, ڈپلوماز ہوتے ہیں, اس کے بعد ہی لوگ کے انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, بیکاز یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نیریٹو بلڈنگ میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے امیج بنانے میں بھی. جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا ترکی کا, انہوں نے اپنی ٹی وی انڈسٹری سے جس طرح سے ریونیو بنایا ہے اور جس طرح سے ان کی ٹی وی انڈسٹری ایوالو کر رہی ہے, انہوں نے اپنے کلچر کو, اپنے ٹریڈیشن کو, اپنے ٹورزم کو, ہر چیز کو اپنی ٹی وی انڈسٹری اور اپنی فلم انڈسٹری کے تھرو دنیا بھر میں منوایا ہے. آج اگر ہمیں پتا ہے کہ ترکی ایک ٹورزم ڈیسٹینیشن ہے تو وہ اس کی ٹی وی انڈسٹری کی وجہ سے ہے, اور اس بات سے احمد بھی ایگری کریں گے. یہاں پہ پیمرا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. پیمرا کو چاہیے کہ شروع سے ہر چینل کو ایک گائیڈ لائن دی جائے, اور چینل کو چاہیے کہ اس گائیڈ لائن کو فالو کرے, اور جو بھی اس گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرتا ہے اس پہ ہیوی پینلٹی ہونی چاہیے, اسپیشلی جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس کو ریگولائز. ایک چیز تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں میرا اس پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ پیمرا کے اندر ایک جورسڈکشن ہے جس کو کہتے ہیں کاؤنسل آف کمپلینٹس. کاؤنسل آف کمپلینٹس میں تھوڑا سا اس لیے واقف ہوں کہ جو پنجاب کی جورسڈکشن ہے اس کا چیئرمین کاؤنسل آف کمپلینٹس میں خود ہوں. ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کسی ڈرامے میں کوئی آبجیکشنیبل سین آئے, آپ اس کی شکایت ہمارے پاس کریں. ہم 5 ممبرز ہیں جس میں بہت زبردست
मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, साहब बंदयाल हैं जो कि एक लॉयर हैं, फिर सारा अहमद है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हमारी पंजाब की हेड हैं, फिर डॉक्टर शमीम जैदी साहिबा हैं, फिर मैं उनका नाम इसलिए सबके ले रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कैसे जबरदस्त लोग वहां पर बैठे हैं। फिर ऊपर हमारे पेशावर से डॉक्टर शाहजहां साहब बैठे हुए हैं, तौकीर नासिर एक्टर हैं। जब हमारे पास कंप्लेंट आती है, हम उस कंप्लेंट का जायजा लेते हैं, देखते हैं कि क्या वो कानून से ऊपर बालातर है कि नहीं है, आइन से बालातर है कि नहीं है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो 2015 का है उससे बालातर है कि नहीं है। अगर है तो हम उसको सजा देते हैं और हमारे पास सजा देने का इख्तियार है। 10 लाख फाइन जो कि 50 लाख हो गया, हम चैनल का लाइसेंस भी रिवोक कर सकते हैं। मैं कहता हूं बजाय पहले उसको रेगुलेट करने की और कोशिश करने की कि आप एक लाइन दें टू द टीवी चैनल्स या लाइन दें टू लाइसेंसीज, आप उनको मुआद चलाने दें। उनके पास तमाम की तमाम चीजों की जो गाइडलाइंस है वहां मौजूद है। आर्टिकल 19 का उनको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का उनको पता है, इस्लामिक इक़्तिदार का उनको पता है, हमारी जो सालमियत की वैल्यूज है उनका उनको पता है, हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पता है। अगर उसकी वायलेशन करते हैं तो वी आर सिटिंग देयर टू पनिश देम। और हम बिल्कुल, अगर कोई ऐसी चीज होगी, हमारे सामने बहुत सारे ड्रामास आते हैं जिसमें बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीजें होती हैं, हम उनको पनिश करते हैं, लेकिन पहले ये कहते ना चाहिए आप ये ना करें, आप वो ना करें। उसकी फिर जो तशरीह है वो बड़ी, मैं समझता हूँ, गैर मुनासिब होती है। जस्टिस जवाद हसन साहब, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस इन लाहौर हाई कोर्ट, वो इस केस को सुन रहे हैं। और ये केस जेरे बहस इस वक्त, क्योंकि सब जुडिस मैटर, हमें उसके ऊपर बात भी थोड़ी एहतियात से करनी पड़ेगी कि उसकी आउटकम को हम अफेक्ट कर सकें। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके अंदर बड़ी एक जबरदस्त किस्म की जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होने वाली है, क्योंकि वो खुद बड़े एक मॉडर्न और एक अच्छे ज़हन के शख्स हैं जवाद साहब, तो इसमें एक अच्छी जजमेंट आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग है, लेकिन खुदारा किसी को पहले मत बताएं कि आपने ये पहनना है, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। अगर कोई चीज गलत होती है, जब हर चीज लिखी हुई है, व्हाई डू यू हैव टू स्टेट द ऑब्वियस। मैं ऐसी है कि आपको कहूं जी 302 जो है ना, उसकी सजा मौत है। आई डोंट नीड टू टेल यू, अगर आप कमिट करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। This is what I'm saying, don't state the obvious. शायद इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक जानी चाहिए, लेकिन आपका ये भी कहना कि लोगों को जो है वो मुख्तलिफ जो इश्यूज पर वो काम कर रहे हैं, काम करने दिया जाए, लेकिन एक बड़ी वाज़े जो गाइडलाइन है और जो डेफिनेशन है वो भी इदारों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो उस मवाद को शामिल ना करें जो बाद में ऑब्जेक्शनेबल हो। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी अहम चीज़ जो है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सोशल मीडिया जो बैरिस्टर साहब उसका इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है, और ख़ासतौर पर हाल ही में जो सोशल मीडिया रूल्स सामने आए हैं, रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, इसके हवाले से हिना आपकी तरफ मैं पहले आना चाहूँगी। आपसे मैं पूछूंगी कि जब हम ये बात करते हैं बड़ी तादाद है, जैसे मैंने जो इदाद शुमार हैं वो सुबह जब प्रोग्राम का आगाज़ किया, सुबह भी मैं इसको पढ़ती हुई आ रही थी और देख रही थी कि क्या लोग जो हैं वो कितनी ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है। इसके हवाले से इंटरनेट यूज़र्स की तादाद हमारे पास 61.34 मिलियन, एक बड़ी तादाद है नौजवानों की, और इवन यंगस्टर्स भी अब इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो जो बाकायदा तौर पर अब नया रूल एक सामने लाया गया है जिसके तहत जो है वो PTA के साथ आपको रजिस्टर भी होना है, फिर ब्लॉकिंग का एक सिस्टम होगा, कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप समझती हैं, ख़ासतौर पर जब सोशल मीडिया इतना आम है, मोबाइल फ़ोन हर हाथ में इस वक्त? जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सोशल मीडिया इस टाइम पे मोस्ट पावरफुल मीडियम है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और एक आम तासुर ये है, एक आम बंदा जब मोबाइल में कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहा हो तो उसे ये लगता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्क्रॉलिंग, सर्फिंग, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट्स को डेटाबेस बनाना पड़ता है, इसके लिए गवर्नमेंट्स को हैवी स्पेंडिंग करनी पड़ती है, और तब जाके वो इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज सार्फिन को पहुंचाई जाती हैं। इसमें टेलीकॉम कंपनीज बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुकी हैं और आगे भी कर रही हैं। और जैसे ये सबको पता है, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी और IT इससे रिलेटेड ही जितनी जिद्दतें आ रही हैं वही फ्यूचर है। सो अभी सबसे ज़्यादा जो बात पाकिस्तान में हो रही है और कुछ और ममालिक में भी, कि किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और साथ ही साथ देखिए, हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी पॉपुलेशन कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है, और ये मीडियम्स हर जगह पे हर किसी के पास इसका एक्सेस है, और उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसका यूज़ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो किस तरह से यकीनी बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ना सिर्फ ये नैरेटिव बिल्डिंग के हिसाब से अगर देखा जाए या इकोनॉमिकली इसको देखा जाए, तब भी ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि रोज़ाना की बेसिस पे बढ़ती हुई इस नीड को किस तरह से केटर किया जाए। मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड हो रहे हैं इस सारी चीज़ पे, टेक्नोलॉजी को ख़रीदना, सर्वर्स को ख़रीदना, और उसके बाद
بعد اس ڈیٹا بیس کو جتنا بھی ڈیٹا آپ آن لائن یوز کریں اس کو کہیں نہ کہیں اسٹور کرنا ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جو موبائل فون ہمارے پاس ہے ہم نے ایپس کو یوز کیا اور اس کے بعد اٹس گون, اٹس ناٹ گون. اور اس کے بعد سوسائٹی کی اگر بات کریں, جتنے زیادہ نیریٹیوز سوشل میڈیا پہ بنتے ہیں اور اس پہ ہر کسی کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے اس پہ کامنٹ کر سکتا ہے. اب اس میں کنٹرول کوئی نہیں ہوتا, آپ کسی کو بھی سوشل میڈیا پہ کچھ کہنے سے روک نہیں سکتے بیکاز فریڈم آف سپیچ کو بھی بہت زیادہ غلط طریقے سے یوز کیا گیا. دین ابھی سب سے بڑا مسئلہ فیک نیوز کا ہے. ایک ٹائم تھا جب سب سے بڑا مسئلہ مس انفارمیشن کا تھا یا نیوز کا نہ پہنچنا تھا. ابھی جو مسئلہ ہے وہ نیوز کا پہنچنا اور زیادہ اس نیوز کا پہنچنا جس میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, کوئی سورس نہیں بتایا جاتا کہ کس سورس سے یہ انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد جس میس لیول پہ وہی فیک نیوز سرکولیٹ کر دی جاتی ہے. اور اس سے کئی بار بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں, نہ صرف معاشرتی لیول پہ بلکہ کئی جگہوں پہ تو بہت بڑے لیول پہ یہ بالکل نقصانات. آپ کی بات کو آگے بڑھا کے میں بیرسٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. بیرسٹر صاحب, ایک تو ریموول اینڈ بلاکنگ آف ان لافل آن لائن کانٹینٹ پروسیجر اوورسائٹ اینڈ سیف گارڈ رول 2021 پی ٹی اے کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑے گا سروس پرووائڈرز کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کمپنیز کو بھی, اور پھر پی ٹی اے کو یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ جو مواد ہے اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کو بلاک کر دیا جائے. ہماری نوجوان نسل, یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی موبائل پکڑا دیے جاتے ہیں, ان کو مختلف قسم کا مواد لگا کے دے دیا جاتا ہے, اور اس میں پھر آنے والے جو چاہے وہ اشتہارات ہیں یا پھر وہ چینج ہو جاتا ہے تو اس کے بیچ میں بھی کئی اس طرح کی چیزیں جنہیں ہم روک نہیں سکتے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ایکٹ کو, اور یہ قدم جو ہے یہ آپ کی نگاہ میں کیا درست قدم ہے؟ دیکھیں جی, ان رولز کو لانے کا مقصد ونس اگین میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسیسو ریگولیشن ہے. اس کی شاید ضرورت نہیں ہے. پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر 2016 میں کافی ساری شکیں موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ حکومت تھی جو فریڈم آف ایکسپریشن میں, فریڈم آف اسمبلی میں, ان سب چیزوں میں بلیو کرتی تھی. اگر آپ تھرو دیز رولز کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے ان لافل کانٹینٹ, آپ کس کو ان لافل کہیں گے؟ دیکھیں, دو تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ساری اس میں پیکا میں پرووائڈڈ ہیں. گلوری آف اسلام, پاکستان کی سالمیت, ان کو تو ہم ڈیبیٹ میں لاتے ہی نہیں ہے, بالکل درست بات ہے. اس وقت ایک چیز کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ انڈیا سے اکاؤنٹس بنائے گئے اور ہمارے انفارمیشن منسٹر چودھری فواد صاحب کو بہت اٹیک کیا گیا. وہ بھی بالکل بات درست ہے, زیادتی ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ ان رولز کو یوز کر کے موریلٹی انفورس کریں گے, کیونکہ آج ہماری تھیم موریلٹی ہے, وہاں پر مجھے ڈس ایگریمنٹ ہے. دیکھیں, کس جگہ پر آپ اس چیز کا تعین کریں گے کہ کس شخص نے حکومت کو کرٹیسائز کیا اور اس کا کانٹینٹ ریموو نہیں ہوا ہے, اور اس شخص نے افینس کیا اور اس کا کانٹینٹ ریموو ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کے اندر بھی بیلنس لانے کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے ان رولز کو لایا جائے, بٹ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ فیس بک آپ کے ساتھ رجسٹر کرے گی, یہ ہماری بڑی خوش فہمی ہے, یا گوگل یہ سب رجسٹر کریں گے, یہ سب کے سب ان کو کوئی نہیں ہوگا, وہ پاکستان چھوڑ دیں گے. ان کی یہ ریکوائرمنٹ جو آئی تھنک دیٹ سلائٹلی انریزنیبل, یہ نہیں ہونی چاہیے. آن لائن دور ہے, انٹرنیشنل دور ہے, انٹرنیشنل پوری دنیا میں گائیڈ لائنس موجود ہیں, لاز موجود ہیں, جن کی طرح پوری دنیا میں یو کین ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. وائی ڈو یو ہیو ٹو رجسٹر دیم ہیئر؟ وہ کبھی بھی یہاں رجسٹر نہیں ہوں گے. ہاں, اوور سائٹ ضرور کریں. ہمارے سائبر کرائم کے ادارے کو بھی مزید فعال ہونے کی ضرورت ہے. اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اس کے بہت بہت اچھے افسر ہیں, بہت خواتین کو وہاں سے انصاف بھی ملا ہے. لیکن اگر فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ نے کرٹیل کر دیا ان رولز کے تھرو, اور ایک انڈیو اس پہ فیٹرڈ جسے کہتے ہیں ایک بندش لگا دی, تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ اس کی اصل منشا نہیں ہے. ٹھیک, بیرسٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی. یہاں پر ناظرین ہم ایک مختصر سی بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس لوٹیں گے تو ہم بات کریں گے جو پاکستان کے اس وقت کے حالات ہیں. موجودہ حکومت حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور خاص طور پر تحریک لبیک جو ہے, ان کے جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے اس وقت عام عوام کو جو مشکلات ہیں وہ ان پر ہم بات کریں گے. پاکستان میں ان کی جانب سے لے گئے اقدامات کی وجہ سے کس طرح سے پاکستان کو اور اس کی ساکھ کو ابھی نقصان پہنچا, اور اب اس کا ازالہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے. دوسری طرف وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے علماء کرام کی ملاقات جو ہوئی ہے اس کو بھی ہم آج کے اس پروگرام میں شامل رکھیں گے. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ویو. पहले
पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता, कभी सैंडविच कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किए हैं सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। प्यारा वतन मुल्क पाकिस्तान आलमी तौर पर जिन मारूजी हालात से गुज़र रहा है, ऐसे हालात में नबी करीम अलैहिस्सलाम की नामूस की हिफाजत के लिए निकलना, आगे बढ़ना, यह हर मुसलमान का ईमानी और आइनी तकाज़ा है। लेकिन उस मकसद को हासिल करने के लिए बक़ाए बाहमी, रवादारी, मोहब्बत, अमन और इखलास को सामने रखते हुए मामलात को तय करना, यही एक बेहतरीन शहरी, बेहतरीन उम्मती और बेहतरीन लीडर होने की अलामत है। आज हम सबको चाहिए, हम सब मोहब्बत इश्क और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम उसको सामने रखते हुए एक दूसरे का एहतराम करें। जो भी मामलात, एहतजाज हक है और लोग करते हैं, मगर मकसद उसका ये नहीं है कि हम इमलाक को नुकसान पहुँचाएं या इंसानों को नुकसान पहुँचाएं। हमें चाहिए कि हमारे जो मुतालबात हैं वो आईन पाकिस्तान को सामने रखते हुए उनको पेश करें। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमने बात की कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करते चलें तो पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए, बल्कि ख़त्े में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए बड़े अहम इक़दाम किए गए हैं। तो पाकिस्तान में जो काविशें और कोशिशें की जा रही हैं उनकी बदौलत ये मुमकिन हो पाया कि पाकिस्तान अमन की राह पर और तरक्की की राह पर गामजन रहा। लेकिन हाल ही में अगर हम बात करते चलें तो नामूस रसालत के नाम पर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के इक़दाम लिए गए, एक जमात की पेशकदमी जो कि इस्लामाबाद की जानिब है, और इस वक्त हुकूमत वक्त के जो इक़दाम हैं, जो मुज़ाकरात हैं, उन पर हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान के उलमा कराम से मुलाकात हुई और फिर उलमा कराम जो हैं वो तहरीक लब्बैक के जो मामलात हैं उन पर बात करने के लिए उनकी जानिब बढ़ेंगे। और फिर अब क्या सूरत हाल है, वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात हुई उसके बाद उलमा कराम किस तरह से आगे बढ़कर इस मामले को जो मुश्किलात हैं आवाम की ख़ास तौर पर बढ़ रही उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करने के लिए हमें साहबजादा हामिद सईद काज़मी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं मज़हबी अमूर के, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद सईद काज़मी साहब, वक्त देने के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को। आगाह कीजिएगा, वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान के उलमा कराम से मुलाकात किस तरीके से आवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए अब इक़दाम क्या लिए जा रहे हैं? गुजारिश ये है कि कल सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब से, और आज मोहतरम इमरान खान साहब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द और हो सकता है आज ही रात तहरीक लब्बैक की जो जिम्मेदार हजरात हैं उनसे मुलाकात हो जाए जी। जो सदर पाकिस्तान का और वज़ीर-ए-आज़म साहब का मौक़िफ़ तकरीबन यकसा था। उनका कहना था कि जहाँ तक आका करीम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस का ताल्लुक है उस पर तो कोई भी मुसलमान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है जी। और मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़बान से एक जुमला ऐसा सुना, सच्ची बात यह है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा है, ये नारा ऐसा है जो डायरेक्ट दिल पे आके लगता है और कोई भी मुसलमान उससे फरार हासिल नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता इसको। जी, नजरअंदाज भी नहीं कर सकता उसको। तो ऐसी सूरत में हम उन लोगों के लिए एक नर्म गोशा जरूर रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह धरने देने से और इस तरह रोड ब्लॉक करने से और आवाम के लिए मसाइल पैदा करने से नतीजा क्या निकलेगा। तो उन्होंने ये, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ, उनका कहना ये था कि उनके जो मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबे हैं वो तस्लीम होने चाहिए, कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि अगर वो हुकूमती रिट को चैलेंज करेंगे और ये समझेंगे कि इस तरह हम केओस क्रिएट करके और
صورتحال کو اس طرح کریٹ کر کے ہم حکومت کو پریشرائز کر لیں گے اور بلیک میل کر لیں گے اور مطالبے منوا لیں گے، تو یہ اس طرح تو ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ پھر تو دوسروں کو بھی اس طرح کا ملے گا۔ تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں وہ لوگ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ سیدھے سادے گستاخ رسول کی ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جان دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو جو مرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہو، آپ اسے موت سے نہیں ڈرا سکتے۔ تو جب موت سے نہیں ڈرا سکتے تو ایسی صورت میں پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی آپریشن ہو تو وہ لوگ تو مرنے کے لیے چلے ہوئے ہیں، ان سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اس پر کہا کہ اگر آپ علماء کرام اور آپ مشائخ اعظام صوفیاء اور اولیاء کے وارث ہیں، اگر آپ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان پل کا کام کر سکیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور کوئی ایسی بات جو ہم سب کے لیے قابل قبول ہو تو اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ اگر بلیک میل کرنے کا راستہ، رسک کو چیلنج کرنے کا راستہ اختیار کیا گیا تو پھر لوگ صحیح راستہ اختیار کریں گے، اور یہ نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، صاحبزادہ حامد سعید صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ہنا عارف صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی، جس طرح سے صاحبزادہ صاحب نے بھی بات کی کہ اس وقت کاوشیں تو حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور یقیناً ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے دل کے بہت قریب ہے، اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر سچا امتی جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو ان کا ماننے والا، ان کا امتی املاک کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، قوم کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، ایک عام شخص کو کیسے پریشان کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اختلاف کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، اور اختلاف کو ایڈریس کرنا، کسی بھی پرابلم کو ایڈریس کرنا، اس کا طریقہ کار صرف اور صرف افہام و تفہیم اور بات چیت ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی کوششیں جاری ہیں، دوسری طرف سے بھی اپنی جو مطالبات ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر بھی کچھ آبلیگیشنز ہوتی ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایسی سچویشن جب بھی ہوتی ہے تو دونوں پارٹیز کے علاوہ ایک تیسرا عنصر جو اس طرح کی سچویشن میں ہوتا ہے، وہ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو اس طرح کی صورتحال سے فائدہ اٹھا کے قومی اور ملکی مفاد کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو دونوں طرف بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کی حل کی طرف جانا چاہیے۔ ایک راستہ جو اس معاملے کو حل کرنے کا ہے وہ بات چیت ہے اور وہ افہام و تفہیم ہے۔ دیکھیں، اس ٹائم پہ ہماری جو ایکسٹرنل افیئرس ہیں ان کی اگر بات کی جائے، ہمارے خطے کی صورتحال بہت زیادہ سٹیبل نہیں ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ایک انسانی بحران جنم لے چکا ہے ہمارے پڑوس میں، افغانستان میں، جب وہاں پہ نیٹو فورسز جو ہیں ان کا انخلا ہوا ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں جبکہ ہم بارڈر شیئر کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، پھر دوسری طرف ہمارا ہمسایہ بھارت ہے، تو اس سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور یہ مسئلہ صرف اور صرف بات چیت اور افہام و تفہیم سے ہی حل ہوگا۔ حامد سعید کاظمی صاحب آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی۔ جب ہم بات کرتے ہیں اقدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تو ناموس رسالت کا ایک حصہ ہے، اور اس میں بڑے واضح طور پر ہم اگر رحمت للعالمین کا تذکرہ کریں تو ان کی زندگی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جہاں لوگوں کو جب مشکلات پیش آئیں تو انہوں نے وہ مشکلات اپنے اوپر لیں، لیکن لوگوں کو پریشان ہونے سے بچا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے غیر مسلموں کے بھی لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا، بچوں کو اور خواتین کو۔ لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں تو ایمبولینسز جو ہیں وہ ٹریفک میں رش میں پھنسی ہوئی ہیں، راستے بند کرنے پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم باقاعدہ طور پر سڑکوں پہ نکلے ہوئے لوگوں کے حالات دیکھیں، پولیس افسران جو ہیں وہ ان کی شہادتیں ہوئیں، اتنے بڑے پیمانے پر اس طرح کا ٹکراؤ ریاست کے ساتھ، ایک عالم دین کی حیثیت سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے اس طرح سے باہر آنا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بات جو کچھ بھی آپ نے کہا یہ اس حد تک تو بالکل درست ہے کہ اگر آپ عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ کریں، اور اگر کچھ لوگوں کے لیے جیسے مریض ہیں ان کو میڈیکل ایڈ نہ مل سکے اور اس حوالے سے وہ زندگی کی بات گزار جائیں، تو یہ یقیناً ان کے ورثاء کے لیے تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور کسی بھی شخص کو جو کہ انسانیت پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کی بات ہو تو پھر صورتحال
सिनेरियो ज़रा चेंज होता दिखाई देता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि असल में हमें ये देखना चाहिए कि आखिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का ये जो एक रवैया अपनाया गया है, सारी दुनिया के अंदर कैरिकेचर पहले बनाए गए, ये जनाब गुस्ताखाना बातें की गई, एक फिल्म बनाई गई थी अमेरिका में सरकार की शान में गुस्ताखाना, किसी और लीडर के बारे में, किसी और मजहबी शख्सियत के बारे में, किसी और पुरतकद्दुस हस्ती के बारे में ऐसा रवैया नहीं अपनाया। यकीनन हमें आलमी बिरादरी से तो एक बेहतर रवैये की उम्मीद करनी चाहिए। किसी के भी जो मजहबी सेंटिमेंट्स हैं उनको मजरूह करने का हक ना तो किसी इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए किसी शख्स को है और किसी भी शख्स को हासिल नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी मजहब हो, मजहब का एहतराम करना चाहिए। आपकी तरफ अगर मैं ये भी जानना चाहूँगी, ज़ाहिर आप ये बात कर रहे हैं इस वक्त और आप की बात दुरुस्त है कि हमें बहुत सी चीज़ों को देखकर आगे बढ़ना होगा। जैसे हिना साहिबा ने भी कहा कि इस वक्त हम अपने जो ताल्लुकात हैं आलमी सतह पर उनको भी मद्देनज़र रखेंगे, हमें अपने बॉर्डर्स को भी देखना होगा। लेकिन जब हम पाकिस्तान के अंदर की बात करते हैं, इस वक्त की सूरत हाल चूँकि ज़ाहिर खासी गंभीर हो चुकी है और इसको हल करने के लिए हुकूमत हमें बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई देती है। जैसे आपने भी कहा कि मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, क्या मुज़ाकरात का कोई दूसरा दौर भी एक्सपेक्टेड है और आप क्या समझते हैं कि क्या इस मसले को हम इंशाल्लाह जल्द हल करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, हम नेक नियति से काम कर रहे हैं और अल्लाह की रहमत पर यकीन करते हुए उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है उनसे हमारे मुज़ाकरात अभी बाकायदा तौर पर नहीं हुए, जो आज रात या कल सुबह एक्सपेक्टेड है और मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर मामलात मामूल पर आने की तरफ माइल होंगे। और हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब तक वो बाकायदा उनके मुतालबे पूरे न हों तो ठीक है, बेशक वो धरना दिए रखे, लेकिन पब्लिक के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जरा ध्यान करते हुए सारी सड़कें ब्लॉक न करें और वो रास्ता न रोकें। जैसे कि बाहर के ममालिक में होता है कि जी आपने जुलूस भी निकाला है और ट्रैफिक भी चल रही है और आप अपना आईनी हक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही पब्लिक के लिए भी मसाइल पैदा नहीं कर रहे। तो हम जब उनसे मुज़ाकरात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम जब नेक नियति से बात करेंगे और उनके लिए कोई काबिल अमल हल पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कुछ न कुछ सूरत से आगे बेहतर होगी। साहबजादा हामिद सईद काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कैपिटल व्यू को वक्त दिया। साबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर हमारे साथ थे, उन्होंने बात की कि किस तरह से वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान, ख़ासतौर पर जब हम बात करते हैं कि मुल्क के जो सरबराह हैं वो इस वक्त इंतहाई संजीदा काविशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान की इमलाक को खासा नुकसान पहुंच चुका है और उसके साथ साथ लोगों को सफ़र करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारियां हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंतहाई इमरजेंसीज़ में भी अपने प्यारों तक नहीं पहुंच पाए। तो ये वो तालीमात नहीं हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं और जिन्होंने हमेशा लोगों की मुश्किलात को कम करने की तरफ लोगों को तरगीब दी, ना कि उनकी मुश्किलात में इजाफे की वजह बनने में। बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी हैं कि जो मुज़ाकरात का एक दौर होने जा रहा है उसमें इंशाल्लाह इस मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान का अमन बहाल रहेगा। हिना साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रही। बैरिस्टर अहमद बनसोदा साहब हमारे साथ थे और साहबजादा हामिद सईद काज़मी साहब ने बड़े अहम अमूर पर बात की। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।